हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथमेटिक्स महागुरु 4 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th फिजिक्स, मैथ इन सभी की ना टोटल वीडियो फुल क्लास वो भी फ्री पढ़ाई जाएगी। और अगर आप 10th पार करके ना 11th में आ चुके हैं तो ये वीडियो बेसिकली हम लोगों की क्लास 11th की 11th फिजिक्स इसमें पढ़ाया जाएगा। तो समझिए 11th का जो फिजिक्स होता है ना, वो हमारे फिजिक्स का एक तरह से कह सकते हैं टोटल बेस होता है। तो आज हम लोग ना फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक एलिमेंट जो कहते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है पढ़ना। अगर आपको आगे फिजिक्स पढ़ना है ना, तो इन एलिमेंटों को छोटे छोटे चीज होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स नामकरण कब हुआ है फिजिक्स का, फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, किस शब्द से बना हुआ है फिजिक्स, या फिर हम साइंस। तो ये सारी चीजें ना आज हम लोग ना केवल बेस पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले ना अब शुरुआत करते हैं इसका। तो फटाफट जितने बच्चे भी हैं सब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो इस पर पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। और सुनिए, जैसे ना सबसे प्राचीन काल की बात करते हैं या फिर कहते हैं प्रारंभ की, तो लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसको बोला जाता था सिंटिया। और सिंटिया का अभिप्राय यदि हम हिंदी में देखें ना, तो हिंदी में इसका अभिप्राय होता था जानना, जिज्ञासा। ठीक है ना, सिंटिया का अभिप्राय क्या होता था, जिज्ञासा, किसी के बारे में जिज्ञासु रहना कि क्या है, कैसा है, आगे क्या होगा, ये सारी चीजें, इसी को बोलते हैं जिज्ञासा। उत्सुकता बोल सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में ना एकदम अग्रेसिव हो जाना कि आखिर क्या है ये, कैसे है, क्या है। ठीक ना, तो ये जो जिज्ञासा होती थी ना, इसी को लैटिन भाषा में सिंटिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सिंटिया। और उसी सिंटिया को संशोधित करके बाद में साइंस वर्ड बनाया गया। ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि साइंस शब्द, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है, जिसका अभिप्राय होता है जिज्ञासा, जानना किसी के चीज कि, जैसे ना कह सकते हैं ना कि जो मानव का मस्तिष्क होता है ना, ये हमेशा जिज्ञासु होता है, हमेशा जानने के बारे में सोचता रहता था कि अगर हमने ये जान लिया आगे क्या होगा। ये चीजें जैसे कभी कभी मूवी देखते हैं हम लोग, तो मूवी देखते समय ना ये होता है कि अरे राम, आगे इसके क्या हुआ होगा और आगे क्या होगा, ये हो सकता है ये। तो ये सारी जो जो जिज्ञासाएं हैं ना, तो हम लोग जैसे एक वर्ड यूज करते हैं जिज्ञासा, वैसे ही वहाँ पे लैटिन भाषा में सिंटिया वर्ड यूज किया गया और उसी सिंटिया को संशोधित करके साइंस बनाया गया। और इस साइंस के बारे में अगर हम इसको परिभाषित करें ना, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है इसकी, साइंस की। क्योंकि इसको ना हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान। उर्दू में बात करें या अरबी लैंग्वेज में तो इल्म बोला जाता है। हिंदी में हो गया विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। ठीक ना, वी प्लस ज्ञान, किसी विषय या वस्तु की, किसी भी चीज का सुसंगठित, सुव्यवस्थित, प्रायोगिक एवं क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, प्रायोगिक एवं क्रमबद्ध ज्ञान, ये हमारा कहलाता है विज्ञान। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हमारे देखिए कुछ शब्द, कुछ चीजें जो आपको बताई गई, उससे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि साइंस शब्द जो बना हुआ है किस शब्द से बना है, सिंटिया से। सिंटिया शब्द किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। ठीक ना, और साइंस को हिंदी रूपांतरित किया जाता है तो क्या बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। अरबी भाषा में इल्म बोला जाता है। और जब साइंस बनाया गया ना, तो साइंस का फिर डिवीजन किया गया। साइंस के तीन भागों में मुख्य रूप से बांट दिया गया। समझिए, साइंस को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक रखा गया फिजिक्स, दूसरे को बोला गया केमिस्ट्री और तीसरे को बायोलॉजी। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं ना जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। और जो प्रारंभ में ये भौतिक विज्ञान नाम है ना, ये प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान हुआ करता था। ठीक है ना, तो अब हम लोग समझेंगे कि विज्ञान था, विज्ञान को बांटा गया कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हमारा जीव विज्ञान, फिर रसायन, और फिर हमारा क्या हो जाता है, भौतिक। और इसको प्रारंभ में क्या बोला जाता था, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, समझिए 3 भाग जो शुरुआती दौर में बांटे गए थे विज्ञान के, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। लेकिन यहाँ पे देखा यह गया ना कि जो प्राकृतिक विज्ञान कहा जा रहा है, तो प्राकृतिक विज्ञान का जो सिलेबस है था ना, या एक तरह से कह सकते थे जो प्राकृतिक विज्ञान का क्षेत्र था वो बहुत ही विस्तृत था, बहुत बड़ा था। तो जब बड़ा क्षेत्र था ना, तो इसको छोटा किया गया और इसमें कई स्वरूपों को जन्म दिया गया। तो उसी में से 2 मुख्य एलिमेंट काटे गए,
मैं बता रहा हूं आपको कि फिजिक्स का नामकरण कब किया गया, क्यों किया गया, ठीक है ना। समझिए भौतिक विज्ञान नाम कैसे पड़ा है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक विज्ञान था। प्राकृतिक विज्ञान मतलब होता है कि हमारा जो प्रकृति है, और इसी प्राकृतिक विज्ञान के लिए ये आपका फ्यूसियस वर्ड बना था। क्या बना था? फ्यूसियस। कहीं कहीं पे फ्यूसिस भी दे देता है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। कौन सा शब्द? फ्यूसियस। अभिप्राय क्या होता था? प्राकृतिक, ठीक है ना। तो फ्यूसियस वर्ड बनाया गया जो कि प्राकृतिक। इसके लिए कीमिया वर्ड बना था, इसके लिए बायोस वर्ड बना हुआ है, ठीक। तो अब हमारे फ्यूसियस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय प्राकृतिक, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। तो जब क्षेत्र बहुत बड़ा था ना, तो इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और बोला गया कि एक अन्य नई शाखा बनाते हैं या एक मुख्य शाखा बनाते हैं इनकी, जिसमें केवल ऊर्जा और द्रव्य। ये सवाल बहुत पूछा जाता है और अच्छे अच्छे लोगों से पूछा जाता है कि बताइए पहले इसका नाम प्राकृतिक विज्ञान था, इसका नाम भौतिक विज्ञान कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राकृतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा था, उसमें से ऊर्जा और द्रव्य, दो चीजें, ऊर्जा और द्रव्य को छांटा गया और इनकी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे अब हम ऊर्जा ले लेते हैं, तो ऊर्जा में कई टाइप्स की ऊर्जा हो जाती हैं, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये कई ऊर्जाएं हैं। तो इन ऊर्जाओं को अलग छांटा गया। और द्रव्य ले लेते हैं तो फिर उस पर आ जाता है न्यूटन का नियम है, और भी बहुत से रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इन ऊर्जा और द्रव्य दो चीजों को लिया गया और इनकी अन्योन्य क्रियाओं को मिला करके एक नई शाखा का निर्माण किया गया, जिसे नाम दिया गया कि भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए भौतिक विज्ञान क्या होती है, तो हमेशा इसकी परिभाषा ये होगी ना कि एक ऐसी विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा तथा द्रव्य एवं इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा एवं द्रव्य और इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। शुरुआत में जो फ्यूसियस वर्ड बना था जो ग्रीक भाषा का था, वो प्राकृतिक विज्ञान के लिए था, लेकिन जब इसका सिलेबस देखा गया तो वो एक बहुत ही ब्रॉड या विस्तृत सिलेबस था। उस सिलेबस को कम किया गया और बोला गया ना कि ऊर्जा तथा द्रव्य के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब थोड़ा सा जब और समय बीता ना, तो इसमें और विकास हुआ, तो देखा गया कि जो हमने ऊर्जा और द्रव्य का बनाया हुआ था, इसमें और ज्यादा चीजें आई। तो अब फिर फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया। इसके प्रभावों के अध्ययन पर, जैसे ना प्रभाव इसमें देखा गया कि फिजिक्स में कितने टाइप्स के प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें देखा गया कि दो टाइप्स का प्रभाव आ रहा है। एक माइक्रो फिजिक्स आती है, दूसरा मैक्रो फिजिक्स होती है। मतलब एक सूक्ष्म प्रभाव होती है जिसको माइक्रो फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है स्थूल प्रभाव। स्थूल प्रभाव मतलब माइक्रो फिजिक्स जिसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक ना। एक सूक्ष्म प्रभाव, दूसरा स्थूल प्रभाव, दो तरह के प्रभावों को बांटा गया। और जो सूक्ष्म प्रभाव थी ना, इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हैं, सूक्ष्म प्रभाव या क्वांटम फिजिक्स। देखो फिजिक्स की जो ये वाली शाखा है ना, इसको जो लोग पढ़ते हैं ना, उनकी सैलरी या कह सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वो क्या करते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, अणु बम बनाते हैं, क्योंकि इसके सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत ही वही चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, यही सब चीज़ें आती हैं। अणु, परमाणु, सूक्ष्म प्रभाव, सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन, ऐसे कण जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, या ऐसे कर देना कि जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। अगर यंत्र नहीं है तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। उन कणों के बारे में जो अध्ययन होता है ना, उन कणों से जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जो अध्ययन है, वो सब सूक्ष्म प्रभाव में रखे जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। दूसरा होता है ना हमारा स्थूल प्रभाव, जैसे हम लोग ऐसी चीजें जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं, ठीक, हम हुए, ग्रह, पिंड, नक्षत्र, तारे, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं ना, इसको हम लोग स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिजिक्स में दो टाइप्स बांटे, फिजिक्स के दो डिवीजन किए गए। बोला गया कि एक माइक्रो फिजिक्स होगा और एक माइक्रो होगा। माइक्रो में हम लोग स्थूल प्रभाव पढ़ेंगे जिन्हें हम सामान्यतया देख सकते हैं, जिन प्रभावों को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। और माइक्रो में वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। यहाँ क्वांटम फिजिक्स होती है और इस फिजिक्स का नाम क्लासिकल फिजिक्स होता है। दो टाइप्स के फिजिक्स बनते हैं प्रभाव के आधार पे, एक क्वांटम फिजिक्स, दूसरा क्लासिकल फिजिक्स, ठीक ना। और क्वांटम फिजिक्स में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें हो गई। क्लासिकल फिजिक्स में ना हम लोग बड़ी चीजों के, ग्रहों के बारे में, जैसे केपलर का नियम पढ़ लिया, न्यूटन का नियम पढ़ लिया,
विद्युत की भी पढ़ सकते हैं, यांत्रिकी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें ना हम लोग स्थूल प्रभाव में पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हमें जीव विज्ञान था, विज्ञान किससे बना? लैटिन भाषा के सिंटिया से। फिर आया हमारा प्राकृतिक बना, प्राकृतिक किससे बना? ग्रीक भाषा के फ्यूसियस वर्ड से। फिर इसको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, सूक्ष्म प्रभाव और स्थूल प्रभाव। सूक्ष्म प्रभाव के जो हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं कि ये हमारी क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स सबसे महंगी, अच्छी खासी कमाई इसमें होती है, जिसमें नौकरी लगती है तो। और दूसरा होता है स्थूल फिजिक्स। स्थूल मतलब क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। लेकिन ये प्रभाव के आधार पर डिवीजन किए गए थे, ये शाखा उप शाखा नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि फिजिक्स की दो उप शाखाएं होती, नहीं, फिजिक्स की अलग उप शाखाएं हैं। ये प्रभावों के आधार पर फिजिक्स को दो टाइप्स में बांटा गया था। फिर देखा गया ना कि फिजिक्स में कुछ उप शाखाएं भी हैं, जैसे विद्युतकी, यांत्रिकी, दोलन तथा तरंगे, इन सब चीज़ों के, ठीक है ना। तो अब हम लोग फिजिक्स में कुछ चीज़ें अन्य बांटी गई। जैसे अब पहले समझते हैं कि यांत्रिकी क्या होती है। यांत्रिकी मतलब होता है ना कि ऐसी फिजिक्स या वह भौतिक विज्ञान जिसमें हम यंत्रगत संरचना की क्रियाविधि, यंत्रगत संरचना, या फिर कह सकते हैं कि हम ठोस पदार्थों की, पदार्थ जो भी हो गए, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जैसे उस पर हम गुरुत्वाकर्षण का नियम अप्लाई किए, केपलर का लॉ अप्लाई किए, ये सारी चीज़ें जब हम अप्लाई करते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये यांत्रिकी है, ये फिजिक्स की यांत्रिकी नामक उपशाखा है, ठीक है। ठीक। और दूसरा होता है हमारा विद्युत गतिकी या विद्युत की। विद्युत की मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोफिजिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझो। विद्युत की में हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई पंखा है, पंखा चल रहा है तो आखिर क्यों चल रहा है? उसको एक एनर्जी प्रोवाइड की गई जो कि विद्युत धारा के रूप में मिली उसे, इसको हम लोग कहते हैं कि ये विद्युत की है, ठीक है ना। मतलब विद्युत धारा से संबंधित या आवेश से संबंधित हम जितना अध्ययन करते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं कि ये विद्युतकी है। आगे फिर हम जब पढ़ेंगे विद्युतकी के बाद तो हमारे आती है ना प्रकाशिकी, मतलब विज्ञान की वह उपशाखा जिसमें हम प्रकाश से संबंधित क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं या प्रकाश का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। जैसे प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश द्वैत प्रकृति को धारण करता है, प्रकाश से सोलर पैनल पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अब उन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है ना उसे हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर जो अगली होती है, अगली टाइप्स जो है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी, ऊष्मीय प्रभाव। जैसे घर में भोजन बन रहा है, भोजन को बनने के लिए क्या एनर्जी की आवश्यकता चाहिए? ऊष्मीय ऊर्जा की चाहिए, तभी तो आखिर पकेगा वो, ठीक है ना। तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसमें बहुत से निकाय होते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, समतापीय प्रक्रम, बहुत से प्रक्रम होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है ना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी स्वरूप होते हैं ना, इन सबका जो अध्ययन हम करते हैं ना उसको बोलते हैं हम कि ये हमारी ऊष्मागतिकी है। ऊष्मीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रवाह का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं कि ऊष्मागतिकी, ठीक है ना। विज्ञान की वह उपशाखा जिसमें हम ऊष्मीय प्रवाह का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग ऊष्मागतिकी नाम देते हैं, ठीक है ना। देखो मुख्य रूप से हमने क्या आपको बताया, हमने आपको विद्युतकी बताया, विद्युत धारा से संबंधित जो अध्ययन होता है विद्युतकी, प्रकाशिकी बताया जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करें, प्रकाश की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करें, यांत्रिकी बताया जिसमें हम मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम का अध्ययन करते हैं, पदार्थों की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। और उसके बाद हमने आपको दोलन तथा तरंगे, अब दोलन तथा तरंगों का सुनो। दोलन और तरंगे जैसे ना जब कोई भी चीज विक्षेप उत्पन्न करता है, जैसे वातावरण में विक्षेप उत्पन्न होता है तो एक हलचल या एक लहर उत्पन्न होती है जिसको नाम दिया जाता है तरंगों का, ठीक है ना। तो इन्हीं तरंगों से ना बहुत सी क्रियाएं होती हैं। जैसे प्रकाश चलता है, प्रकाश क्या होता है कि या हम कह सकते हैं ना कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आगे बढ़ता है प्रकाश, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कि आखिर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो वेव्स क्या है, मैग्नेटिक वेव्स क्या है, आखिर वेव्स क्या है,
कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं, तरंगे कितने टाइप्स की हैं, ध्वनि तरंग, ध्वनि निकल रही है, आखिर मेरे मुंह से ध्वनि निकल, मैंने बोला आप तक पहुंची, ठीक है ना। तो या कह सकते हैं कि आप फोन में सुन रहे हो, तो फोन से बेसिकली क्या हो रहा है कि तरंगों को उत्सर्जित किया जा रहा है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा रूपांतरित हो जा रही है ध्वनि के रूप में। तो ध्वनि तरंगे कुछ तरंगों के बारे में होता है, तो ठीक है ना, तरंगों से संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं ना, उन्हें तरंग और दोलन तथा तरंगों के फॉर्मेशन में रखते हैं, ये अलग होता है, ये भी फिजिक्स की उपशाखा है, ठीक। विद्युत में हम विद्युत धारा का अध्ययन, प्रकाशिकी में प्रकाश का अध्ययन, यांत्रिकी में मैकेनिज्म का अध्ययन, दोलन तथा तरंगों में दोलन और तरंगों का, उष्मागतिकी में उष्मीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं यदि सूक्ष्म प्रभाव में, तो हम लोग क्वांटम फिजिक्स, वही क्वांटम फिजिक्स में क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इन सब चीज़ों में, नाभिक हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया, ये सारे ना कुछ इनके बेसिस अध्ययन करते हैं, रेडियो एक्टिविटी हो गई, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे फिजिक्स होते हैं। फिजिक्स में हमने जो चीज़ें आपको बताया, विज्ञान से शुरू किया, विज्ञान साइंस वर्ड से बना, सिंटिया लैटिन भाषा, फिर फ्यूसियस प्राकृतिक का, फ्यूसियस ग्रीक भाषा, फिर हमारा भौतिक को दो भागों में, सूक्ष्म और स्थूल, और कुछ उप शाखाओं में बांटा गया जिनका हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। तो जब हम और आगे चलते हैं, तो अब मान लीजिए कि हमने विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जान लिया, अब हम ये देखेंगे कि आखिर फिजिक्स में हमें मिला क्या क्या है। फिजिक्स में जो प्रारंभ में हमें प्रकृति ने क्या क्या दिया है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ढूंढना नहीं पड़ा, मिला हुआ था। तो देखा गया ना कि प्रकृति ने हमें कुछ मूल बल दिए हुए हैं। फिजिक्स में सबसे पहले जो हमने देखा कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है, कुछ मूल बल दिए हुए हैं, और इन मूल बलों को हम लोग जो अध्ययन करते हैं ना, बोला गया है ना कि भौतिक जगत का जब हम अध्ययन करेंगे, जो कि आप पहला चैप्टर का नाम भी है भौतिक जगत, क्लास 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है ये। तो भौतिक जगत मतलब हो जाता है कि इस जगत में जो भौतिकी से मिला हुआ है, जो भौतिक में है, आखिर क्या क्या है। तो प्रकृति के 4 मूल बल थे, जिनमें पहला नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा नाम है प्रबल नाभिकीय बल, तीसरा नाम है दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा होता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। 4 बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय बल, ये 4 बल हैं, ठीक है ना। तो अब समझो गुरुत्वाकर्षण बल को समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, जैसे शुरुआत में ही आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकृति से मिले मूल बलों के बारे में व्याख्या कीजिए, ऐसे सवाल दे देगा, प्रकृति से मिले मूल बलों की व्याख्या कीजिए। तो करते हैं व्याख्या। शुरुआत सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकृति से हमें 4 मूल बल प्राप्त हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य रूप से, मिलने को तो बहुत मिले, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण, ये जो नाम है ना, इसमें कई चीजें, गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व मतलब पृथ्वी का, आकर्षण मतलब खिंचाव, ऐसा बल जिसके माध्यम से पृथ्वी अपना खिंचाव प्रदर्शित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं ना कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचने में लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचने में लगाया गया, जो भी बल लगाया जाएगा ना पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचने में, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है ना। गुरुत्व का आकर्षण है, पृथ्वी का आकर्षण है। आकर्षण मतलब क्या होता है, खिंचाव, गुरुत्व मतलब पृथ्वी का, यानी पृथ्वी का खिंचाव वाला बल, उसको हम लोग कहेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा चीज होता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, मतलब अगर हम देखें ना तो पृथ्वी की जो इंटरनल कोर संरचना है, ऐसे कह सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे, हम जैसे ना शुरुआत में जो दिशा सूचक यंत्र, हम लोग दिशा सूचक सुई ले लेते हैं, उसको यदि बिना किसी बाह्य बल के, ठीक ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना, एकदम स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देना, तो वो सुई हमेशा घूम करके ना उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, ठीक है। आखिर इस सुई पे कोई तो बल लगा जिसकी वजह से ये बार बार घूम करके उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है, और जिस बल के कारण ये ठहर रही थी ना उत्तर दक्षिण दिशा में, इसी बल को हम लोगों ने नाम दिया कि ये पृथ्वी का या प्रकृति का विद्युत चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल ये क्या हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो भी दिशा सूचक यंत्र की जो सुई है या चुंबकीय सुई है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरने का प्रयास कर रही है। हम इसको ना ऐसे घुमा करके दूसरी दिशा में ले जाएंगे ना, फिर भी ये घूम करके अपनी प्रारंभिक दिशा में आ जाती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का या प्रकृति का वह बल जो दिशा सूचक सुई को
उत्तर दक्षिण दिशा में ठहराने का प्रयास करता है, या फिर हमेशा उस पर क्या अप्लाई होकर के उसे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहराता है, इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय बल है, जो कि प्रकृति से मिला हुआ है। प्रकृति में इसको हम और ज़्यादा डिटेल में बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को केवल बेस समझना है, ठीक है ना। तो अभी केवल समझाया जा रहा है, और जब आपको लिखवाया जाएगा ना तो ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखवाया जाएगा ये चीज़ें, ठीक। अब विद्युत चुंबकीय बल हमें पता चल गया, ठीक है ना, कि प्राकृतिक, और जो चुंबक होते हैं ना ये भी कई तरह से होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। जैसे ना आप लोगों को एक कहानी है कि एक पहाड़ हुआ करता था जिसपे कुछ चरवाहे जब अपनी भेड़ों को चराने जाते थे, या गाय भैंस जो भी चराने जाते थे, तो उनके जो जूतों में लगे कील्स होते थे ना, या उनके जो भी ऐसे उपकरण, मतलब कोई भी चीज़ें जो लगी हों जो कि विद्युत से चुंबक से चिपकने का प्रयास करती हूँ, चुंबक के साथ कांटेक्ट में आते ही चिपक जाती हूँ, तो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया ना कि उस पहाड़ पे जाते ही वो जो किल्स होती थी या भी जो चुंबक वाली पदार्थ होते थे वो सब उन पहाड़ में चिपक जाते थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक तरह की चट्टान पाई जा रही है, ठीक ना, और उसी चट्टान से वो जो मैग्नीशिया थी उस वहीं से मैग्नेट वर्ड आया हुआ है, ठीक है ना। तो वह बोला गया है कि ये एक प्राकृतिक चुंबक है, क्योंकि एक रूल होता है किसी भी धातु या इन धातुओं को जिसे चुंबक के रूप में बनाया जा सकता है ना, उन धातुओं को यदि हम एक निश्चित ताप और दाब पर रख देते हैं तो धीरे धीरे चुंबक बन जाते हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे प्रकृति में पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा ताप दाब है, तो अब बन गए होंगे, तो इसको बोला जाता है ना कि ये प्राकृतिक चुंबक है, और उनसे जो बल उत्पन्न हुआ उसे बोला गया कि ये प्राकृतिक चुंबकीय बल है, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला है जिसको हम लोग बोलते हैं ना नाभिकीय बल। नाभिकीय बल मतलब होता है कि नाभिक का बल। नाभिक जो होता है ना पदार्थ के अणु या परमाणु के, हम बोल सकते हैं ना कि जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और उसमें बल होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। मतलब ऐसे समझो ना कि दो कण हैं छोटे छोटे, ये दोनों कण आपस में एक फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। अगर यही फोर्स नहीं होता तो ये, और जब इस फोर्स को तोड़ा जाए, इन छोटे छोटे कणों को, नाभिकीय कणों को एक दूसरे से दूर वियोजित किया जाए, खंडित किया जाए, और उसके बाद ना बहुत मामूली सा प्रभाव उत्पन्न हो, ज़्यादा कुछ ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दुर्बल नाभिकीय बल है, आसानी से टूट गया। लेकिन जिसे तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा, या जिसके नाभिक को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता हो, या जिसके टूटने पे बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं कि ये प्रबल नाभिकीय बल से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ऐसे कण या ऐसे नाभिकीय कण जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत बड़े अधिक बल की आवश्यकता होती है, उनको बीच में जो बल कनेक्टेड है, इस बल को हम लोग नाम देंगे कि ये प्रबल नाभिकीय बल है। और अधिक कम आसानी से ऐसे खुर्द तोड़ दिया, इसको हम लोग नाम देंगे कि ये दुर्बल नाभिकीय बल है, ठीक है ना। तो हमने प्रकृति में 4 मूल बलों की व्याख्या किया: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो ठीक है ना बच्चों, आज हम लोगों ने इतना चीज़ें सीखा। क्या क्या सीखा? विज्ञान के बारे में थोड़ा सा सीखा, और हमने फिजिक्स का बेस देखा। हमने थोड़ा सा प्रकृति द्वारा दिए गए 4 मूल बलों की व्याख्या या 4 मूल बलों के बारे में सीखा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हो सकता है कि हम लोग डिटेल में पढ़ें और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अभी तो आपको पहले बेस बताया गया है, चैप्टर वाइज और न्यूमेरिकल तक लगाए जाएंगे, सारी चीज़ें इसमें सॉल्व होंगी, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे कमेंट करके और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो चली जाए आपके पास। इससे फ़ायदा आप ही का होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।